नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्राण। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2021 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। सभी दल हालांकि तैयारियों में लगे हैं, कोई भी किसी भी तरह की अब चूक नहीं करना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रदेश कार्यालय में विधायकों के साथ बैठक के बाद एमएलसी चुनाव के लिए अपने 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करके मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। समाजवादी पार्टी ने अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सपा सुप्रीमो ने यह भी तय कर दिया है कि दोनों सपा प्रत्याशियों के प्रस्तावक कौन कौन रहेंगे। 12 विधान परिषद की सीटों पर 28 जनवरी को मतदान होना है। बीजेपी के खाते में 9 सीटें जानी तय मानी जा रही हैं। अन्य दलों के समर्थन के बाद एक और सीट बीजेपी के पाले में जा सकती है। समाजवादी पार्टी को एक भी सीट मिलना यहां पर तय माना जा रहा है और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। अब 12वीं सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी, इस पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। लेकिन सपा ने मैदान में अपने 2 प्रत्याशियों को उतारकर चुनाव को रोचक स्थिति में पहुंचा दिया है। विधायकों की संख्या की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी 12 सीटों में से सिर्फ एक प्रत्याशी को ही जीत दिला सकती है। ऐसे में दूसरे प्रत्याशी की जीत के लिए वोट का जुगाड़ कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि समाजवादी पार्टी की निगाहें बहुजन समाज पार्टी के साथ ही दूसरे दलों के असंतुष्ट विधायकों पर हैं, जो एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशी का समर्थन कर सकते हैं। अब समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों हुए राज्यसभा चुनाव में भी अंतिम समय में प्रकाश बजाज को उतारकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल मचाई थी। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी ने इस बार भी विपक्षी दलों में सेंध मारने की रणनीति को बना लिया है। वैसे भी विधानसभा चुनाव 2022 के करीब होने की वजह से यह चुनाव काफी अहम है और बीजेपी के लिए ये एक इम्तिहान की घड़ी भी है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक एमएलसी चुनाव के लिए अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि सपा के 2 उम्मीदवारों के लिए वोट का जुगाड़ कैसे होगा। क्या बागी विधायकों पर समाजवादी पार्टी की नजर है और एमएलसी चुनाव के लिए अब बीजेपी की आगे की रणनीति क्या है? आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हम आपको एमएलसी चुनाव पर हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी की यह रिपोर्ट दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 2 सीटों पर वो प्रत्याशी उतारेंगे विधान परिषद के चुनाव में, और इस ऐलान के साथ ही विधान परिषद का चुनाव बेहद रोमांचक हो चुका है, क्योंकि 12 सीटों पर चुनाव होना है। 10 सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट मिल सकती है संख्या के अनुसार समाजवादी पार्टी को। और एक साथ 2 उतारने का मतलब ये है कि अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने दूसरे प्रत्याशी को विधान परिषद भेज पाएगी। अहमद हसन जो कि मुस्लिम कोटे से आए, राजेंद्र चौधरी वो दूसरा नाम है जो कि बेहद विश्वसनीय है अखिलेश यादव के, जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, और इस नाम के साथ ही रोमांचक हो गया है। और अब देखना यह है कि क्या जोड़ तोड़ की राजनीति एक बार फिर देखी जाएगी। कैसे भेजेंगे अखिलेश यादव अपने दूसरे प्रत्याशी को विधान परिषद में, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इससे बात साफ हो जाती है कि अखिलेश यादव के जहन में कहीं ना कहीं एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार है कि उनके कोटे में तो 1 सीट आ सकती है, लेकिन वो 2 भेज सकते हैं। और जानकार ये बता रहे हैं, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे विधायक सीधे संपर्क में हैं अखिलेश यादव के, और दावा तो ये भी है कि कांग्रेस के भी कुछ लोग संपर्क में हैं अखिलेश यादव के। तो अब देखना यह है कि अगर चुनाव होता है तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग को कैसे रोक पाएगी, और जो पार्टियों में सेल लगेगी वो पार्टी सेंधमारी को कैसे रोक पाएगी। लेकिन रोमांचक है, दिलचस्प है विधान परिषद का चुनाव जो कि होना है जनवरी में। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो वही एमएलसी चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी क्या है, आइए आपको यह भी सुनवाते हैं। आगामी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 12 सीटों पर चुनाव आसन्न है। उसमें 6 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। वर्तमान समय में जो हमारी विधानसभा में स्थिति है उसके हिसाब से हमने अपने 2 उम्मीदवारों की घोषणा की है आज। एक तो हमारे वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद श्री अहमद हसन साहब हैं, और दूसरी प्रत्याशिता हमारे राष्ट्रीय सचिव और
मुख्य प्रवक्ता माननीय राजेंद्र चौधरी जी की है। इसके इतिहास में पहली बार देश ने देखा है, देश के गृह मंत्री से, प्रदेश की सरकारों के डर से पार्टियां अपने विधायक को छुपाती घूमती हैं। और उत्तर प्रदेश में देखा गया है, 2 चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। वोट को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर जिस तरह से पर्चे खारिज किए गए या वोटों को मोटिवेट करने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए गए, इस बार कांग्रेस पार्टी नज़र रखे हुए है। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की हितकारी नहीं है, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी रोकने का काम करेगी। विधान परिषद की 12 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने 2 प्रत्याशी खड़े किए हैं। इसके पूर्व राज्यसभा के लिए होने वाले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने अपने 2 प्रत्याशी खड़े किए थे, जबकि संख्या बल के अनुसार वह सिर्फ 1 सीट पर जीत सकते थे। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी अब तक राजनीति में छल, बल, कौशल और अनैतिकता का प्रयोग करके सरकारों को चलाती रही, उसी प्रकार से उसने कोशिश की थी कि राज्यसभा के चुनाव में भी वो अपने छल बल के आधार पर 1 से अधिक प्रत्याशी जिता लेगी, लेकिन उसका एक ही प्रत्याशी जीत सका। विधान परिषद के इस चुनाव में भी निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने संख्या बल के आधार पर जितने प्रत्याशी खड़े कर सकती है वह खड़ी करेगी। आगामी तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो आपने सुन ली, लेकिन यह बात बिल्कुल दिलचस्प है, क्योंकि जिस तरीके से 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने किया है, उसके बाद ये एमएलसी चुनाव और 12 सीटों पर ये होने वाले एमएलसी चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। जेपी पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जेपी पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में। राजेश दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी के। राजेश दीक्षित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आदित्य गोविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। आदित्य गोविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आदित्य गौतम जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से और खासतौर से अखिलेश यादव ने जब से 2 नामों का ऐलान किया एमएलसी चुनाव को लेकर के, तब से ये कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है उसको समाजवादी पार्टी ने बेहद दिलचस्प बना दिया। हालांकि बीजेपी इस पर आपके ऊपर पलटवार जरूर कर रही थी, लेकिन कैसे देखा जाए 2 प्रत्याशी के नाम का ऐलान? ये हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी की अपनी रणनीति है। ये रणनीति हम आपको क्यों बताएं, या किसी भी प्रकार से किसी भी पार्टी के नेताओं को हम क्यों बताएं? आदित्य गोविंद जी, मैं रणनीति नहीं पूछ रहा हूं, मैं इसके मायने समझना चाह रहा हूं। संख्या बल के हिसाब से 2 प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया है, कुछ तो वजह होगी ना इसके पीछे। रणनीति मत बताइए, वोट कहां से आएंगे थोड़ा यही बता दीजिए। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कुछ स्ट्रेटजी तैयार की होगी। संख्या बल के आधार पे जिस तरीके से हमारे नेता ने 2 प्रत्याशी अगर खड़े किए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के खड़े किए होंगे। ठीक है जेपी पांडे जी, कुछ सोच समझ के जो 2 प्रत्याशी हैं उनके नाम का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं हमारी रणनीति हम आपको क्यों बताएं। आपकी क्या रणनीति है फिर? अब चलिए जेपी पांडे जी, मैं आपको रोकूंगा, आपकी आवाज मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही है, कुछ तकनीकी समस्या है। राजेश दीक्षित जी, मैं आपका भी रुख कर लेता हूं। हालांकि समाजवादी पार्टी भाई दो जो नाम है उनका ऐलान कर रही है, लेकिन वो ये भी कह रही है कि भाई रणनीति हमारी हम किसी को क्यों बताएं, कुछ सोचा होगा तभी तो ये 2 नाम का ऐलान किया गया है। लेकिन क्या 2 नाम के ऐलान से आपको लग रहा है कि एमएलसी का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है? जी जी जी, देखिए ये नंबर का खेल है, और पूरे नंबर तो है नहीं ना सपा के पास ना भाजपा के पास। ये दोनों पार्टियां तोड़ फोड़ की राजनीति करेंगी, जो कि ये लोकतंत्र के लिए हितैषी नहीं है। कांग्रेस
सदैव सांप्रदायिक ताकतों से लड़ती रही है और कांग्रेस उन्हीं का साथ देगी जो इन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ेगा। ठीक है मनोज जो मिश्रा जी, हमारी नीतियों सिद्धांतों से जिनकी ठीक है। नीतियां सिद्धांत मेल चलिए खाएंगे, मनोज मिश्रा जी, मुझे हमारी लग रहा है कि पार्टी आज उनके लोग साथ बहुत सदे हुए शब्दों में बोलने के मूड में यहां पर नजर आ रहे हैं कि रणनीति नहीं बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ वो लड़ते रहे, उन्हीं का वो साथ देंगे जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ होंगे। मनोज मिश्रा जी, थोड़ा आप इसको विस्तृत तरीके से जरा बताइए, क्योंकि दो जो प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया, क्या आपको यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव को भी दिलचस्प बना रहा है? और जाहिर बात है कि तोड़फोड़ के बिना या जोड़ तोड़ के बिना यह संभव तो नहीं है संख्या बल के आधार पर अगर देखा जाए तो। मनोज मिश्रा जी, ओवरऑल क्या समझ में आया है दो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान? चलिए मनोज मिश्रा जी तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं आदित्य गोविंद जी का एक बार फिर से रुख कर लेता हूं। आदित्य गोविंद जी, लेकिन संख्या बल को अगर हम लोग देखें, और बार बार ये बात कही जा रही है कि जोड़ तोड़ की राजनीति तो यहां पर होगी, ये बात तो कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं, क्या जोड़ तोड़, या फिर हम ये माने कि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, क्या वो जो असंतुष्ट विधायक हैं उनके ऊपर समाजवादी पार्टी की नजर है, इसलिए आश्वस्त हैं आप इतना? आदित्य गोविंद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, कुछ तकनीकी समस्या, मुझे लग रहा है मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है हमारे मेहमान तक, लेकिन ये बेहद दिलचस्प है जिस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि अगर संख्या बल के आधार पर आप देखेंगे तो फिर एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान यहां पर हो सकता था। अगर समाजवादी पार्टी की स्थिति को आप देखें, भारतीय जनता पार्टी 9 लोग जीत उनकी निश्चित मानी जा रही है विधान परिषद के पर, लेकिन सवाल अपने आप में यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर जो दो नामों का ऐलान किया गया है उसके बाद इसके आगे की जो रणनीति है वो अन्य पार्टियों की अब क्या रहने वाली है। आदित्य गोविंद जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। आदित्य गोविंद जी, कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जोड़ तोड़ तो होगा और ये सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र बचा ही कहां है आई जी। आदित्य गोविंद जी, मतलब लोकतंत्र अगर बचा नहीं तो आप भी फिर वही करेंगे, लोकतंत्र बचा नहीं तो फिर जोड़ तोड़ कर देंगे आप ये कहना चाह रहे हैं? स्वाभाविक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। यहाँ तो जो है सरकार है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके पास बहुमत है। जेपी पांडे जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। जेपी पांडे जी, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी, लेकिन वो ये कह रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, और दूसरी बात ये है कि अब लोकतंत्र बचा नहीं तो जोड़ तोड़ तो सभी कर रहे हैं, वो भी करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अगर ये लोहिया को थोड़ा भी पढ़ते लिखते या समझते तो इस तरह की बात करके समाजवाद के साथ ही एक तरह से कहिए कि गलत कर रहे हैं, और इनको लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन आप लोकतंत्र में ही आस्था नहीं रखते हैं तो फिर आप सोच सकते हैं कि किस तरह का नेतृत्व है समाजवादी। मैं ये जरूर कह रहा था कि समाजवादी पार्टी को 2017 में 22% मत मिला था। अगर हमारी नीतियां जन विरोधी थी और ये जनता के लिए संघर्ष करते तो 2020 में उपचुनाव हुआ, 3 साल हो गया था, अभी इनका मत जीत तो नहीं मिली, जीत केवल मल्ली की मिली, लेकिन इनका मत प्रतिशत भी उपचुनाव में देखिए 2% बढ़ा। तो न इनका जनाधार बढ़ रहा है, न ही ये कोई जनता के मुद्दे पे सड़क पे संघर्ष करते दिखते हैं। और जो सबसे बड़ी बात मैं पहले कह रहा था कि इस उपचुनाव में जो सम्मानित 2 नेताओं को सामने लाया जा रहा है वो मुलायम सिंह के पीढ़ी के हैं। मुलायम सिंह के अपमान के बाद अब स्वाभाविक है कि अगर संख्या बल इनके साथ नहीं है, अहमद हसन या राजेंद्र चौधरी साहब में से एक भी टिकट खाता है तो अखिलेश जी की वही रणनीति है कि मुलायम की पूरी पीढ़ी को अपमानित किया जाए। आदित्य गोविंद जी, जवाब दीजिए जेपी पांडे जी की बात का। देखिए, ऐसा है कि जो कह रहे हैं कि जिनके पास जनाधार नहीं बचा हुआ है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते हैं। उन्हें स्वयं पता होना चाहिए कि उनका जनाधार कहां रह गया। उत्तर प्रदेश के अंदर
पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सम्मानित जनता ने ये जनादेश दे दिया है कि समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनने जा रही है। जेपी पांडे जी भाई, वो तो सरकार भी बनाने जा रहे हैं, अभी तो एमएलसी चुनाव है और आपके घर खुद के शीशे है, तो उन पर पत्थर मत फेंकिए, ऐसा वो कह रहे हैं। ये कहा ही जाता है कि अखिलेश यादव जी अभी प्रोटोकॉल के कारण ये मानते ही नहीं कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, और हमें लग रहा है कि वो वायरस धीरे धीरे कार्यकर्ताओं के लेवल पे आ गया है। ये शिकस्त दर शिकस्त खा रहे हैं, जनता लगातार खारिज कर रही है इनको, और ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे ख्याली पुलाव पे तो ये तो दिखाई दे रहा हो पांडे जी, ये तो आपको स्वयं दिखाई दे रहा होगा। जनता में जाइए आप, उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी कहाँ दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उम्मीदवार है मुख्यमंत्री पद के। आपकी पार्टी ने किसान आंदोलन या किसी भी मुद्दे को लेकर किसी भी पार्टी कहाँ सड़कों पे है? समाजवादी पार्टी हमेशा जो है लोगों के साथ खड़ी दिखाई देती है। लेकिन उपचुनाव में जनता हमारे साथ थी। उनके संघर्षों से लेकर उनके किसी भी तरीके के तमाम तरीके के उनके साथ समाजवादी पार्टी। आभासी दुनिया में है, ट्वीट करने से फेसबुक से संघर्ष नहीं होता। अखिलेश यादव सड़क पे उतर के किसके लिए संघर्ष किए? अरे जमीन पे है पांडे जी जमीन पे। आपका तो पैर ही जमीन पे नहीं याद। देखिए आप, हमें लग रहा है कि आप सिर्फ टीवी देखते हैं, फेसबुक आप ज्यादा यूज करते हैं। आपके पास संख्या बल नहीं है। आप घर से निकलिए पांडे जी और सड़कों पे आइए। आपको जरूरत है, हम आपको बता रहे हैं। हमारे नेता प्रदेश के अंदर चाहे आजमगढ़ हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे कानपुर हो, चाहे इटावा हो, चाहे कहीं की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जनपदों के दौरे पे लगे हुए हैं। आपके नेता दिल्ली में सो रहे हैं इस समय। ठीक है, चलिए मैं मनोज मिश्रा जी का रुख कर लेता हूं। वरिष्ठ पत्रकार भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी ने जब से 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, ये एमएलसी चुनाव बड़ा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि संख्या बल अगर हम देखें तो एक कैंडिडेट तो वैलिड माना जा सकता है, लेकिन 2 कैंडिडेट को अगर उतारा गया है तो जाहिर बात है कि इसके पीछे कोई ना कोई टेक्निक या रणनीति होगी। क्या समझ में आ रहा है आपको मनोज मिश्रा जी? चलिए, मनोज मिश्रा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं दोबारा कोशिश करूंगा उनके पास जाने की। राजेश दीक्षित जी, लेकिन अभी आप कह रहे थे चर्चा की शुरुआत में, जब मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने कहा कि देखिए जोड़ तोड़ तो करेंगे और ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर आपने ये भी कहा कि जो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ है हम उसका साथ देंगे। तो एक चीज एक पाले में रहिए ना भाई, अगर लोकतंत्र के लिए कोई चीज खतरे में है तो वो तो सबसे बड़ी विडंबना है। कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड क्यों है? देखिए, लोकतंत्र के साथ साथ आपने देखा कि भाजपा को इतना घमंड हो गया है, सरकारें आती जाती रहती हैं। लोकतंत्र में ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये लेकिन भाजपा को बड़ा घमंड है। हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, नौजवानों की लड़ाई लड़ रही है, मजदूरों की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन ये घमंडी सरकार दबाने का काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो ऐसी सरकार को रोकने के लिए और ये सांप्रदायिकता को जो बढ़ावा दे रहे हैं और जिनकी नीति एवं सिद्धांत हमारी पार्टी से मिलेगी, हम उनके साथ जाएंगे। तो मतलब राजेश दीक्षित जी, आप कह रहे हैं कि ठीक है, अगर इनको रोकना है तो अगर जोड़तोड़ भी होता है या कोई अगर दूसरी तरीके से भी 2 लोग पहुंच सकते हैं विधान परिषद, तो फिर ये सही है, आप इसको जायज मान रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। पार्टी में प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा, पहले से हार मान ली जाएगी तो इनका मनोबल बढ़ेगा। तो लड़ाई तो लड़नी चाहिए। मतलब कांग्रेस पार्टी साथ में है, इसलिए यदि प्रत्याशी उतरा है, देखिए संख्या बल का समझ में आ रहा है खेल है कि बीजेपी को हराना है। नहीं, तो साथ में ये तो हम समय आने पर देखेंगे। चलिए ठीक है, मनोज मिश्रा जी का मैं रुक कर लेता हूं। मनोज मिश्रा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हमको किसके साथ जाना? मनोज मिश्रा जी, मैं कई बार ये सवाल दोहरा चुका हूं, मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि ऑडियो मुझे लग रहा आप तक नहीं पहुंच रही थी। कैसे देख रहे हैं, क्या 2 जो नाम का ऐलान किया गया, दिलचस्प हो गया एमएलसी का चुनाव? वो सवाल तो इस बात का भी है, संख्या बल के आधार पर अगर 1 होता है और 2 ऐलान हो जाए तो क्या ये मान के चला जाए
कि कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ होगा भाई वोट का? ऐसे मेरे ख्याल से हमने आपने ये पहले देखा है कई बार कि जब चुने हुए प्रतिनिधियों को कहीं न कहीं वोटिंग करनी होती है या उनको चुनना होता है और संख्या बल से ज्यादा जब प्रत्याशी उतारे जाते हैं तो पहले दिन ये संदेश दे दिया जाता है कि विपक्षी या सामने के दल के लोगों को तोड़ फोड़ का खुला ऑफर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखिए, चूंकि 2022 का चुनाव सामने है, 12 विधान परिषद की सीटें हैं, 2 उतारने चाहे बहुत अमुक नेता उतरे हैं, राजेश चौधरी और अहमद हसन भारत समाजवादी पार्टी के लिए बड़े प्रमुख नेता हैं। अब इसके अगर तकनीकी कारणों में आप जाएंगे तो देखिए, राजभर से लेकर के, कांग्रेस से लेकर के, मायावती से लेकर के सबकी पार्टियों के जो विपक्ष में लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटों ली भारतीय जनता पार्टी में आयुष जी, इस बार बड़ी बात है कि उनके उप मुख्यमंत्री चाहे वो शर्मा जी हो, चाहे उनके पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह है, इन दोनों लोगों का भी चुना जाना तय। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों का तो उसका जीतना तय, लेकिन 2 सीटों में मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि 2022 का आगामी विधानसभा चुनाव विपक्ष की रणनीति में अखिलेश यादव इसीलिए एक कैंडिडेट उतारे हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि उनके साथ कौन कौन आता है और वो किसके लिए 2022 में खड़े होते हैं। अहम चुनाव है, मैं फिर कहूंगा, जिस तरीके से अभी हम लोगों ने उपचुनाव देखा, उपचुनाव के बाद इस चुनाव में भाई 6 सीटें, क्योंकि संख्या आधार पर चुनाव है, समाजवादी पार्टी की 6 सीटें जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की 10 में कोई अनिश्चितता नहीं है, वो 10 जीतेंगे, लेकिन 2 में एक सुनिश्चित समाजवादी पार्टी की है और दूसरी लोगों के दल में टूट फूट, लेन देन और भविष्य के समझौते के आधार पर ही चुनाव तय होगा। जेपी पांडे जी, बहुत जरूरी है कि ये जो 12वीं सीट है, यानी कि हम ये कहें जो एक सीट एक्स्ट्रा यहाँ पर नजर आ रही है, जिसको समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि उसके पक्ष में चला जाए, क्या इसके लिए एक बड़ी रणनीति की जरूरत आप देख पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी जिस तरह से ये दावा करती है कि हम नंबर 2 पे हैं, तो समान विचारधारा के लोगों को एक मंच पे लाएंगे, एक छतरी तले, तो उनको बड़ा भी ये दिखाना चाहिए था कि जो क्षेत्रीय दल है उनसे बात करते, और एक इसमें आप पहले सवाल किए तो क्या हम ये अपनी रणनीति को बनाए, ये रणनीति है ही नहीं, राजनीति में सब कुछ सार्वजनिक जीवन की चीज होती है, तो उनको ये सार्वजनिक करना चाहिए था और उदारता दिखाते हुए किसी छोटे दल के उम्मीदवार को अगर वो साथ ले आते, उसे घोषित करते, तो वो माना जाता एक ठोस आधार है विपक्ष की एकता का। अब विपक्ष को में सेधमारी ये खुद करने जा रहे हैं, तो 2022 में कौन सा विपक्ष साझे मंच पे आएगा, चाहे वो भाजपा के टूटे या कोई बड़ा छोटा दल है उसका विधायक टूट जाए, तो स्वाभाविक है कि अखिलेश जी अनजाने में विपक्ष की एकता पे कहिए ताबूत की कील ठोक रहे हैं, और 2 सम्मानित नेताओं को, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें किसी एक को अपमानित करके मुलायम के अपमान की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। आज से मैं जवाब देना चाहूंगा, 1 मिनट। जी मनोज जी। दरअसल जब देखिए पांडे जी, जब अखिलेश ने उदारता दिखाई, अभी पीछे हम लोगों ने देखा कि आप लोगों ने बसपा का जो कैंडिडेट था उसका क्या असर हुआ, तो उस तक कहाँ पहुंचे, तो देखिए अखिलेश यादव इसके जरिए अपनी शक्ति और जो छोटे दल हैं, चाहे वो राजभर हो या जो लोग आपसे नाराज हैं, उनको लाने में अगर सफल होते हैं तो आपके सामने खड़े होने की स्थिति होगी, और अगर फेल कर जाएंगे तो आपसे बम वैसे मोड़ी किसने इनकार किया है, 10 तो पक्की आपके नहीं है, लेकिन 2 होने से परेशानी पे बल पड़ेगा, ये आप भी जानते हैं जी। नहीं देखिए, तो छोटे दल हैं, भाजपा ऑलरेडी ओवैसी के साथ गठबंधन कर रही, तो स्वाभाविक है कि अगर अखिलेश की सक्रियता दिखाते, आभासी दुनिया की आक्रामकता से बाहर निकलते, ये तो हमारा एक कार्यक्षेत्र नहीं है, लेकिन वो संवाद ही कायम नहीं कर पा रहे, न जनता से, न समाजवादी कार्यकर्ता से, न पुरानी पीढ़ी के मुलायम सिंह जैसे लोगों से, और इसका परिणाम यह है कि विपक्ष के जो छोटे छोटे दल हैं वो अपना अपना कुंडा बना रहे, तो इसलिए समाजवादी नेतृत्व तो खुद निष्क्रियता का शिकार है, और हमें नहीं लगता है कि इस रणनीति से बल्कि और खानी बढ़ने। लेकिन जेपी पांडे जी, छोटे छोटे दल कहा, यहाँ तो राजेश दीक्षित जी ने भी इशारों में तो कह दिया कि बीजेपी के जो खिलाफ है या फिर जो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी भी इसके बारे में विचार कर रही है। जेपी पांडे जी, छोटे दल कहा भाई, इसमें कांग्रेस भी है। चाहे राजभर जी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे कोई भी हो, जो भी दल है, हम छोटे दलों से गठबंधन करेंगे।
मनोज जी कुछ कह रहे थे, एक सेकंड मनोज जी की बात को सुन लेते हैं। मनोज जी, जब राजभर इनके संगठन के साथ सरकार में मंत्री थे, तब वो अपना वोट देने के लिए अमित शाह तक गए। इस बात को पांडे जी आप जानते होंगे अच्छे से। पिछली बार राजभर आपकी सरकार में मंत्री थे, लेकिन जब वोट देने की बारी आए तो उन्होंने अमित शाह से जाके बात पक्की की थी। वही राजभर है, वो अभी किसी के साथ नहीं होंगे। वो तय करेंगे कि उनका 2022 में वजन ज्यादा कहाँ हो रहा है। नहीं तो ये तय आप करेंगे उनका कहाँ जाना हो रहा है। वो सीट भी हार गए हैं, और जिस जातिवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस राजभर की रहनुमाई की बात करते हैं, उनकी पैतृक सीट हमारा राजभर जीता है। तो राजभर जी भले वो वैसी के सपने देख रहे हो कि नहीं हम बड़े दल के रूप में आएंगे, लेकिन उनकी जमीन खिसक चुकी है, तो हमारे साथ हमारे बैसाखी के सदन में आए। ठीक है राजेश दीक्षित जी, चलिए ठीक है, आपने ये तो कह दिया भाई, अब संख्या बल के आधार पर चूंकि नहीं लोगों का चुना जाना तय है, अब ये एक जो सीट है जिस पर पेच फंस रहा है उसको लेकर के इनकी टेक्निक क्या है ये तो आगे आने वाले भविष्य में तय हो जाएगा। लेकिन अखिलेश जी तो अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर ही रहे हैं, इस चुनाव के माध्यम से भी अपने आप को वो परख लेंगे। कांग्रेस पार्टी कहाँ है? विधानसभा चुनावों में तो मुकाबला होना ना, अकेले ही लड़ेंगे या फिर एक बार फिर से देखने को मिलेगा विधानसभा से नहीं जोड़ने चाहिए? नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे। नहीं क्या है टेक्निक? अकेले लड़ेंगे, और ये आपने देखा जो चुनाव हुए हम अकेले लड़े और अच्छी दमदारी से लड़े, ताकत से लड़े। नहीं, जो आम चुनाव हुए आपने देखा, अभी उपचुनाव हुए, हमारी कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ी, बड़े दम से लड़ी, 2-3 जगह पर दूसरे नंबर में रही। तो ऐसा नहीं है कि हमें बैसाखी की जरूरत है या गठबंधन की आवश्यकता है। वो आम चुनाव जो होंगे विधानसभा के, विधानसभा चुनाव है, जनता द्वारा चुना जाएगा। ये एमएलसी का चुनाव है, ये जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाना है, जो चुने हुए लोग हैं। तो यहाँ पर नोट का खेल है। अब भाजपा ने क्यों उतारा कैंडिडेट अपना 10 के बाद, जब इनके पास संख्या नहीं थी, जब इनके पास जेपी पांडे जी संख्या बल नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, लेन देन को बढ़ावा देना चाहते हैं। मनोज जी ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ना कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये यहाँ पर अपने आप को स्थापित करने की भी लड़ाई है ना। इसके बाद तो विधानसभा चुनाव में आपको डायरेक्ट फाइट में जाना है, इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जेपी पांडे जी नोट का खेल बता रहे हैं राजेश दीक्षित जी, 10वां कैंडिडेट। आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सदन में कहते थे और एक वोट से हमारी सरकार चली गई थी। इस देश में दुनिया ने देखा है नरसिम्हा राव के मिनिस्ट्री में रियल में नोट की, अरे तब की बात छोड़िए, वाजपेयी जी की बात छोड़िए, वाजपेयी जी के समय पर लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी। 56 अनुच्छेद कितनी बार लगाया गया, तो लोकतंत्र इमरजेंसी पर छोड़ दीजिए, गला घोट दिया गया था लोकतंत्र से। अगर इसमें संविधान संशोधन से संविधान के 200 अनुच्छेद का कत्लेआम कर दिया गया हो, या इमरजेंसी से लोकतंत्र का गला घोट दिया गया हो, 356 से दूसरे राजनीतिक दलों सरकारों को खत्म किया गया हो, या नरसिम्हा राव के मिनिस्ट्री में सरेआम नोट सदन में उछाल के सरकार बचाई गई हो, इस सब का श्रेय कांग्रेस को जाता है। और मैं तो मानता हूँ भारत में जितना भी राजनीतिक विसंगति है, चाहे वो वंशवाद हो, भ्रष्टाचार हो, या आज का विकृत कारपोरेट मतलब क्रोनी कैपिटलिज्म हो, सबकी सूत्रधार कांग्रेस है। अब जनता ही नहीं, अब तो इनके राइज भी कहते हैं कि कांग्रेस अगर साथ है तो हमें घाटा होगा। बिहार चुनाव में सब जो भी किया इस देश के सूत्रधार कांग्रेस है, जो भी किया उसकी सूत्रधार कांग्रेस है। चलिए मनोज आपने किया ही क्या है, जरूर पूछूंगा, इस देश में आपने कुछ किया ही नहीं है। राजेश जी आप जवाब दे दीजिएगा जेपी पांडे जी की बातों का। ठीक है, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। मनोज मिश्रा जी मुझे ये बताइए, क्योंकि एक जो सीट है जिसको लेकर के हम देख रहे हैं कि जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प हो गया है, यहां से मुझे ये बताइए कि अगर समाजवादी पार्टी ये 2 सीटें जीत ले जाती है तो आगे क्या, इसके क्या मायने समझे जाए प्रदेश की राजनीति के अंदर, और अगर नहीं होता है तो फिर आगे क्या? आयुष जी दरअसल थोड़ा सा पीछे जाइए, विधानसभा 2017 और 2019 में लोकसभा की जो 2 बड़े गठबंधन हुए, उसके अनुभव के आधार पर अखिलेश जी भविष्य में कोई बड़ा गठबंधन करने नहीं जा रहे, तो उनको परिणाम पता है। अब होना क्या है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से चुनाव जीतती जा रही, बड़ा नेटवर्क है, बड़ा मतलब बड़ा उनका कहने की संगठन है, उसके सामने अखिलेश यादव और मायावती, चूंकि देखिए जब कोई वक्त पड़ता है तो मायावती किन्हीं कारणों से या उनके नेता, उनके उपनेता या उनके विधायक या उनके सांसद कहीं न कहीं उनके साथ जाकर बैठते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट रहते हैं।
2022 की रणनीति उपचुनाव में फेल रही। विधान परिषद चुनाव में कोशिश ये की जाएगी कि ये सारे दल जो भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं होते हैं वो अखिलेश यादव के साथ खड़े हों। और देखिए एक बात बड़ी सीधी सी आयुष जी, मैं फिर कहना चाहूंगा, चुने हुए प्रतिनिधियों को जब अपना नेता चुनना होता है किसी भी तरीके से, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो या मेयर की या ब्लॉक प्रमुख की बात कर ले, उस दौरान खरीद फरोख्त खुलेआम चलता है। तय सीटों के बाद जब सीटें बढ़ती हैं तो हार्ड ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। अखिलेश अगर किन्हीं वजहों से किन्हीं भी तरीके से अगर 2 सीट जीतने में कामयाब होते हैं तो मुझे लगता है कि आंतरिक तौर पर 2022 में वो सीट के बंटवारे में या बाकी चीजों में, ठीक है, जैसे अभी पांडे जी कह रहे थे कि साहब राजभर ओवैसी, देखिए राजभर ओवैसी सारे फैक्टर अभी इस विधान परिषद चुनाव नहीं होंगे, ये सारे फैक्टर आपके सामने खड़े होने वाले हैं 2022 में। वो तैयारियां 2022 चल रही और कांग्रेस भी ये चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कैसे कर सकती है, क्योंकि सबके सामने भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। तो आयोजित कुल मिलाकर के संख्या बल के आधार पर ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीत रही है, 1 सीटें सपा की पक्की है, 1 सीट पर ही पूरी घोड़दौड़ होनी है, जिसकी जो भारी पड़ेगा उसकी जीत होगी। नहीं तो मनोज जी फिर इसको लेकर के इतना हाय तौबा क्यों है, जब आप इस बात को कह रहे हैं कि जब संख्या बल के आधार पर ही होता है। आपने ये भी बता दिया कि हॉर्स ट्रेडिंग भी होती है और इससे पूर्व में भी अगर जाए तो ऐसा होता रहा है, तो फिर इसको लेकर के इतना कटाक्ष, वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप, इसकी आवश्यकता क्या है? ये तो होता ही है, तो सभी को पता है। आयोजित संदेशों की राजनीति होती है और इस जैसे बाई इलेक्शन में आपने देखा हो कि लाख कोशिशों के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बचाने में सफल रही और विपक्ष चूंकि अलग अलग तरीके से टूटा हुआ रहा तो बहुत मजबूती से परिणाम नहीं दे पाया। उसी तरीके से इस विधान परिषद चुनाव में ये मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने 2022 में कौन सी पार्टी मजबूती से लड़ेगी, क्योंकि अगर आज के हालात देख ले कभी लड़ने की भी स्थितियां नहीं हो रही हैं। जो 2 प्रमुख विपक्षी दल थे, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, तीसरा कांग्रेस को अभी जरूरत है ग्रास रूट पर अपने कार्यकर्ता संगठन को खड़ा करने का। मंचों की राजनीति तो प्रियंका की वजह से कर ले रहे हैं, लेकिन जो कि ग्राम तक, बूथ तक कार्यकर्ताओं का अभाव है, तो मुझे नहीं दिखता कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस अभी कुछ करने की स्थिति में उत्तर प्रदेश में। जी जेबी पांडे जी, बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए है, क्योंकि मुकाबला तो चाहे छोटी पार्टियां हो या बड़ी पार्टियां हो, सबका आपके ही साथ है। अगर 2 सीटें यहाँ पर अखिलेश यादव किसी भी तरीके से, क्योंकि बताया मनोज जी ने कि जोड़ तोड़ तो होता है भाई, अगर जीत ले जाते हैं तो स्थापित तो होंगे ना कम से कम, और एक मैसेज जाएगा विपक्ष के अंदर कि हाँ मजबूत विपक्षी दल है आपके सामने। जेपी पांडे जी, अगर ये होता है तो होगा, लेकिन अगर एक चीज ध्यान दीजिए तो अखिलेश जी चुनाव से पहले भी चुनाव जनरली सत्ता पर जीतता है, लेकिन ये कहे कि ये जनमत संग्रह है 2022 का। एक तरफ तो घोषणा इन्होंने की, दूसरी तरफ ये प्रचार में नहीं गए, तो कहते ये कुछ है, खुद उनके अपने कहने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। भाई वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और विधानसभा के उपचुनाव में अगर वो उनका सबसे बड़ा स्टार व्यक्ति नहीं जाएगा प्रचार में, कार्यकर्ताओं में कौन सा उत्साह आएगा? उसका परिणाम आपने देखा कि तमाम विपक्ष के कुप्रचार के बाद भी उनको फिलहाल कोई बढ़त नहीं मिली, मरनी किसी उन्हीं किसी वही होगी। तो अब दूसरा उसी तरह से एनएलसी का ये जो प्रैक्टिकल वो कर रहे हैं 2 बड़े नेताओं को ला के, अगर मान लीजिए नहीं हुआ, इसको प्रेस्टीज बना के उन्होंने चर्चा केंद्र में ला दिए, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? विपक्ष पे नंबर 2 की रहनुमाई की जो बात वो कर रहे हैं, तब तो बहन जी हुए, ओवैसी हुए, कांग्रेस हुए, ये उनसे ज्यादा बार्गेनिंग करेंगे। अखिलेश जी का तो यही नियम ही है कि मुलायम सिंह जब से सत्ता छोड़े हैं वो अपने कार्यकर्ता, विचारधारा और अपने दल का अनजाने में नुकसान करते हैं। वो आदमी अच्छे हैं, उनसे सहानुभूति हो सकती है, लेकिन नेतृत्व का कोई गुण उनमें नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 में से किसी एक बड़े नेता का अपमान होगा। समाजवादी पार्टी का मोराल डाउन होने जा रहा है और नंबर 2 की स्थिति भी समाजवादी पार्टी हासिल करने नहीं। ठीक है, एक एक करके मैं कमेंट ले लेता हूं। मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं आऊंगा, लेकिन आदित्य गोविंद जी का मैं इस पर कमेंट जरूर लूंगा। आदित्य गोविंद जी भाई, 2 बड़े नाम हैं आपकी पार्टी का, इससे तो किसी को इनकार नहीं। अगर एक भी सीट इसमें से कोई गवाते हैं तो एक बड़ा सेटबैक तो होगा ही कम से कम समाजवादी पार्टी के लिए। रणनीति तो हर पार्टी बनाती है। आदित्य गोविंद जी। इससे पहले खंड स्नातक और शिक्षक के एमएलसी चुनाव हुए थे। समाजवादी पार्टी ने, आपको पता होगा, प्रधानमंत्री महोदय के क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव जीता और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी ने।
रहा उपचुनाव का सवाल। उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी जब रैलियों में नहीं पहुंचे, कोई प्रचार नहीं किया, उनके सारे कमेटी ने, उनकी पूरी समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं ने पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में मैदान में रहे, उनके समर्थन में वोट मांगे। तो आप सबके सामने स्थिति साफ है कि समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही है। सम्मानित जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को पूर्ण। मनोज मिश्रा जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं आज ये कह रहा था कि देखिए, अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी बड़े नेता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, पांडे जी, आपसे अगर अन्य पार्टियां सीखती, मुझे खुशी की बात है। हैदराबाद के चुनाव में आपने पूरी ताकत झोंक दी और आपको उसका परिणाम मिला। उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी सहित दोनों उप मुख्यमंत्री और पूरी पार्टी ने ताकत लगाई, उसका आपको परिणाम मिला। अगर अखिलेश यादव, मायावती और लल्लू सिंह या प्रियंका गांधी आपसे सीखते हैं कि एक उपचुनाव भी उनकी पार्टी का अस्तित्व को लेके खतरे में है या अस्तित्व लगाना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। इसलिए ठीक है, चुनाव हारना जीतना लगा रहता है, बड़े बड़े नेता चुनाव हारे, बड़े बड़े नेता चुनाव जीते, लेकिन मुश्किल तो खड़ी कर रहे हैं ना। राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन दोनों पार्टी के बड़े नेता हैं, दोनों अखिलेश जी के लिए या समाजवादी पार्टी के संस्थापक लोगों में से हैं। इसीलिए देखिए, उदाहरण आपके सामने हैदराबाद में आपने जिस तरीके से वैसे बाकी लोगों के उदाहरण बने हुए, आपने निकाय चुनाव में किस किस पदार्थ को उतार दिया, दुनिया जानती है। तो इसलिए इसको अस्तित्व का विषय मत बनाइए। मुझे लगता है एक सीट पक्की है, दूसरी सीट की लड़ाई है। और अभी स्नातक चुनाव हम लोगों ने देखा है कि परंपरागत सीटें दोनों आपसे छीनने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही है। तो चलिए, अगर आप सत्ता में है, पूर्ण बहुमत में है और लोकतंत्र में जिसकी सरकार होती है उसका लोग उदाहरण लेकर के काम करते हैं, तो बुराई किस बात की है? आने दीजिए। नहीं, लेकिन मनोज जी, जिस तरीके से जितना आसान जेपी पांडे जी बता रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि दो बड़े नेता हैं, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे कह दिया कि भाई एक की तो हार निश्चित है, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर अखिलेश यादव ने दो लोगों को उतारा है तो जाहिर बात है कुछ तो दिमाग उन्होंने लगाया होगा ना, संख्या बल कहां से लाएंगे, क्या होगा, ये सारी चीजें उनके जहन में होंगी। इसलिए बड़ा मुश्किल है और भारतीय जनता पार्टी को उसको सीरियसली लेना चाहिए। आयुष मैं उदाहरण के तौर बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी 2017 के अखंड बहुमत में चुनाव जीतने के बाद फूलपुर और गोरखपुर हार गई थी। दोबारा आप देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके उन्होंने कमबैक किया लोकसभा चुनाव में। तो राजनीति में चुनाव में हार जीत होती रहती है, ये प्रयास ठीक है और परिणाम को वेट कर रहे हैं, बुराई किस बात की? अगर लोग पांडे जी अगर लोग करके दोनों सपा कैंडिडेट जिता लेते हैं, किसी भी राजनीतिक दल से न संपर्क हो रहा, न संवाद हो रहा, तो अगली समस्या अगर प्रयास के स्तर पे प्रेरणा ले तो अच्छा है। हैदराबाद में हम लोगों ने प्रयास किया, एक एक करके पांडे जी आपका सवाल हो जाए, मनोज जी को उसका जवाब दे दें एक एक करके। आज से मैं जवाब दे दूं। सुनिए, पांडे जी ऐसा है कि उनको लड़ने दीजिए, उनके पार्टी के विषय, उन्होंने तो कैंडिडेट उतारा है। अगर हार जाएंगे तो पार्टी की जीत लेदर होगी, जीत जाएंगे तो सवाल उठेगा। आप चिंता छोड़िए ना, आपसे सीख लेकर के कुछ तो बेहतर कर रहे हैं। लोकतंत्र में मजबूत प्रतिपक्ष चाहिए। अगर हमसे ये प्रेरणा ले कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष इतना पसीना बहाए तो खुशी की बात है। लेकिन 4 साल में देखा गया है कि आभासी दुनिया से काल्पनिक आक्रामकता को छोड़ के जमीन पे तो उतरते ही नहीं हजरत। और उनके प्रवक्ता महोदय को 2022 में सरकार बनाए बैठे हैं, तो जब काल्पनिक दुनिया में विचरण कर रहा है तो वो उनके जमीन का लाभ आपको मिलता है ना, उसका लाभ आप पाते रहे। चलिए राजेश दीक्षित जी, चलिए ठीक है भाई। देखिए, यहाँ तो अखिलेश यादव स्थापित करने की अपनी बात और उसको लेकर के यहाँ पर जो चर्चा है वो चल ही रही है। लेकिन मनोज जी ने एक बात और कही कि भाई कांग्रेस को तो अभी बहुत ग्राउंड जीरो तक जाकर के मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन सब के बीच में मुख्य विपक्षी के तौर पर अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी और वही कहीं ना कहीं एक तरीके से देख रहे हैं हम लोग की सीन में टक्कर देती हुई भी नजर आ रही है, जिसका विश्लेषण अभी हो रहा था। 2 अगर जीत जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा गेनिंग पॉइंट भी इनके लिए रहने वाला है। लेकिन कांग्रेस के लिए तो कम से कम ये सोचने का समय है राजेश दीक्षित जी, क्योंकि समय ज्यादा भी बचा नहीं है। देखिए पांडे जी से मैं कहना चाहूंगा, पांडे जी को कि उन्हें बतलाने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी कहां है, किस स्तर में हम लोग को मालूम है। प्रियंका गांधी जी क्या कर रही है मालूम है। ये सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं तो कांग्रेस से घबराए हुए हैं।
राजनीतिक पर्यटन के बजाय कहिए ये और इसके पहले ये क्या थे, आज से 10 साल पहले इनकी कहाँ गिनती थी, किस स्तर पे थे, ये वो देखें, ये इसकी चिंता ना करें। जब आम चुनाव आएंगे तो हम दिखला देंगे ताकत अपनी, और इनको हम कांग्रेस की ताकत का एहसास हो जाएगा। पांडे जी को मैंने बताया था कि इनको घमंड में चूर है, इनको जनता घमंड इनका खत्म करेगी। हमारी तो ऐसी पार्टी है जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व कहता है कि हम जनता के सेवक हैं, तो हमने तो आपके सब अंग्रेजों के प्रोटोकॉल खत्म कर दिए। तो ये गरीब पिछड़ा दलित की रहनुमाई करने वाला व्यक्ति है, और हमारी जितनी योजनाएं हैं बिहार उपचुनाव में मुद्दा प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जिनका आप मजाक उड़ाते हैं। जिस स्वच्छता मिशन का या जिस उज्ज्वला सौभाग्य योजना का आयुष्मान भारत को लोग खारिज कर देते थे, उसी योजनाओं को केंद्र बना के हम बिहार में कोई सब योजना नहीं थी, सब नाम बदल के किया जा रहा है, सब ये कांग्रेस की योजनाएं थी। सबसे लोकप्रिय नेता हमारे पास है। आप कह रहे हैं कि हमें घमंड है, घमंड तो आप लोगों का आज भी नहीं। ये सब कांग्रेस के समय की योजनाएं थी। आप स्वीकार ही नहीं कर पाते कि जनता ने बीजेपी को चुन लिया है। तो अरे आप घमंड ही होते तो आप ये बोलते नहीं। अरे हार जीत तो होती रहती है, पर आप अपना समय भूल गए हैं। जेपी पांडे जी, आप अपना समय भूल गए हैं। आगे आने वाले चुनाव में जनता आपको घमंड को खत्म कर देगी। जेपी पांडे जी, मुझे ये बताइए भाई, 10 आपकी पक्की है, लेकिन भाई एक सीट जिसको लेकर के हम देख रहे हैं कि इसको लेकर के पूरी चर्चा भी हो रही है, जिसको लेकर के ये पूरा चुनाव भी दिलचस्प हो गया, उसको लेकर के बीजेपी की रणनीति क्या है? या इतना आश्वस्त आप हैं कि हाँ भाई 2 उतारे तो एक तो उनका हार ही जाना है? कोई टेक्निक तो होगी, कुछ रणनीति होगी आपकी, या आप इसको चुनौती नहीं मानते कि अगर 2 जीत भी जाते तब भी भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी, जैसा मनोज मिश्रा जी कह रहे थे, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, जिला मतलब नगर निगम का चुनाव हो, हम पूरी शिद्दत से नैतिकता के साथ और सार्वजनिक रूप से, चोरी से नहीं, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष गुप्त बैठक स्थिति नहीं करता, सड़क पर उतर के कार्यकर्ताओं के साथ पसीना बहाता है, जनता को हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व के प्रति मतलब विश्वास जगाता है, और हम परिणाम लाते हैं। तो हम तो पूरा प्रयास करेंगे कि वो भी सीट हमारी हो, लेकिन हाँ, कुछ गुप्त रणनीति नहीं बननी है। जो हमारी विचारधारा, हमारे नेतृत्व के प्रति आस्था रखता है, किसी भी दल का विधायक है, वो आता है, उसका स्वागत है। आदित्य गोविंद जी, जीत जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं जीतते तो फिर जो छोटी पार्टी जिनके साथ गठबंधन की बात अभी आप कह रहे थे, क्या वो बार्गेनिंग की पोजीशन में फिर नहीं आएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि ये उल्टा ही पड़ जाए। समय आने पे पता चलेगा। मनोज मिश्रा जी, क्या समय का इंतजार करना चाहिए पार्टी या सेटबैक के तौर पर देखेंगे? क्योंकि जिन छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, या फिर वो इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो बार्गेन करे फिर इनके पास आकर के? तो उल्टा तो नहीं पड़ेगा मनोज मिश्रा जी? हम अभी चर्चा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी उतारने पर। हमारी निगाह वहां नहीं जा रही जहां पांडे जी चुपचाप बैठ के मुस्कुरा रहे हैं कि हो सकता है इनकी पार्टी 10 की जगह 11 कैंडिडेट उतार दे, तो 10 की जीतना सुनिश्चित होगा, और 11वां जिताना इनसे बेहतर किसी को नहीं आता आज के डेट में। तो संकट पड़ जाएगा बाकी पार्टियों को अपने विधायकों को बचाना, और उस हाथ ट्रेडिंग का फिर क्या रेट होगा, मुझे लगता है कि अखिलेश जी वहां भी उनको सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि आगे अभी बैठक इनकी चली रही है। 10 कैंडिडेट के बाद अगर 11वां कैंडिडेट हो सकता है ज्वाइंट से किसी को ले आए, या हो सकता है जैसा भी पांडे जी ने एक बात कही कि बड़ा दिल करके किसी छोटे दल को दे देना चाहिए, तो बड़ा दिल ये भी कर सकते हैं। इंतजार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के 11वें कैंडिडेट का। मजा, या ये कहिए रोमांचक चुनाव आयुष जी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के डिक्लेयर होने के बाद होगा जी। जेपी पांडे जी भाई, क्या 11वां उतारने वाले हैं क्या? नहीं, अगर हम उतारेंगे तो निश्चित रूप से मीडिया को समझाना होगा, पूरी गणित भी बताई जाए, और बड़ा दिल भी दिखा सकते हैं। हमने बिहार अरे कोई तो बता दे भाई थोड़ा सा रणनीति। आदित्य गोविंद जी रणनीति नहीं बता रहे हैं, आप भी रणनीति नहीं बता रहे हैं भाई। मैं तो पूछ रहा हूँ क्या 11वां उतारेंगे? भाई संख्या बल के हिसाब से अगर वो 2 उतार सकते हैं तो आपके पास तो 10 जीते जिताए हैं, एक क्यों और नहीं उतारेंगे? तो तय करेगा और आपको सूचना मिलेगी। नहीं, पांडे जी एक बात बताइए, अहमद हसन की जीत पक्की करने के बाद राम गोविंद चौधरी, चूंकि आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके लिए साफ कदर राम गोविंद चौधरी हमेशा रहा है, हो सकता है आप जीतने मदद कर दें? राम गोविंद चौधरी के साथ सहानुभूति है, उनको तो बेइज्जत किया जा रहा, मतलब कहिए उन्हें घोषित किया जाता है कि वो समाजवादी पार्टी में प्रचारक का जीवन जीने वाला आदमी है। अब
उसे अखिलेश यादव जिस तरह अपमानित करने के तुले हुए हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? आदित्य गोविंद जी, भाई बार बार सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आपके इतने जो वरिष्ठ लोग हैं या जो आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको हास्यास्पद स्थिति का शिकार न बनना पड़ जाए। ये एक दूसरी तरीके की बात जेपी पांडे जी बार बार कह रहे हैं, क्योंकि अगर एक भी कैंडिडेट इसमें हारता है आपका, तो फिर ये बड़ी विकट स्थिति भी होगी आपके लिए, क्योंकि वो दोनों बड़े नाम हैं आपकी पार्टी के लिए। आदित्य गोविंद जी। जी, हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हमेशा सम्मान करते हैं और सम्मान कर रहे हैं। हमारे नेता ने साफ कह दिया तो हमारे पार्टी के सम्मानित दोनों नेता हैं, आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी हो चाहे अहमद हसन साहब हो, दोनों लोग हम चुनाव जीतकर आ रहे हैं। राजेश दीक्षित जी, क्योंकि अभी यहाँ पर ये भी चर्चा हो रही थी कि भाई देखिए यहाँ तो संख्या बल और संख्या बल के बाद ये भी देखा गया है कि भाई इसमें हॉर्स ट्रेडिंग तो होती है और उसके बाद लोगों को बड़ा मुश्किल नहीं है कि अपना जो प्रतिनिधि है उसको पहुंचा पाना वहां तक। ऐसे में 11वां कैंडिडेट अगर बीजेपी उतार देती है तो फिर इसको कैसे देखेंगे आप? और ज्यादा नहीं आपको लग रहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है ये? कांटे की टक्कर होगी? नहीं, चुनौती दोनों के लिए है। कांटे की टक्कर होगी, अच्छी लड़ाई होगी और ये सांप्रदायिक ताकतों को हराया जाएगा और ये हारेंगे। आप बस केवल दृश्य देखेंगे संजय की तरह महाभारत का, कांटे की टक्कर में आप कब कांटे की फाइट देंगे? दूसरे के बैसाखी पे ही लड़ेंगे। दीक्षित जी, आएगा, वो भी समय आएगा, आप परेशान न होइए, वो भी समय आएगा। ठीक है। मनोज मिश्रा जी, कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, और हम क्या ये मान के चले कि कहीं ना कहीं ये एक इस बात के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये एमएलसी का चुनाव, और खासतौर से वो एक सीट कि विपक्ष में दरअसल अहम भूमिका में कौन रहेगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार बहुत मेहनत कर रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी को हम लोगों ने देखा कि उसका क्या हाल हो रहा है, और अब समाजवादी पार्टी अपने आप को स्थापित करने के लिए अगर अखिलेश यादव इस तरीके से कर रहे हैं तो क्या विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा, ये भी यहीं से निर्णय हो जाएगा? आयुष जी, देखिए मैं फिर कहना चाहूंगा, बहुत परिपक्वता का परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व में अभी आपने देखा कि प्रस्तावक तक बदल गए और बहुजन समाज पार्टी अंतिम समय किस तरीके से मुंह की खाई है। तो वो विपक्षियों के लिए उदाहरण बन सकता है सीख लेने के लिए। लेकिन हुआ क्या है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी बड़े प्रमुख नेता हैं स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, और पीछे थोड़ा सा अगर आप देखें अखंड बहुमत की सरकार बनने के बाद 7 विधान परिषद सीटों से इन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया, चाहे वो केशव मौर्य हो। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी समय से पहले पूरी चर्चा, पूरी बात और एक ऐसा निर्णय लेती है जिस पर विपक्ष और हम सारे लोग स्तब्ध रहते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर 11वां कैंडिडेट उदारता दिखाते हुए इन्होंने किसी अपने सहयोगी दल पर मेहरबानी कर दी तो 2022 की रणनीति तय हो जाएगी, फिर विपक्ष को सोचना पड़ेगा। लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट हैं उनकी मजबूरी है अखिलेश यादव के साथ जाना। भाई जैसे कांग्रेस के नेता हो, चाहे आज राजभर की बात कर लें चाहे किसी और की बात कर लें, ये अगर टूटेंगे भी या तो इनके विधायक इनके हाथ में नहीं होंगे या पर्दे के पीछे खेल में खरीद फरोख्त चलेगी, तो उस खरीद फरोख्त में दोनों लोगों को शामिल होने पड़ेगा। लेकिन आयुष जी, हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लेती है। राजेश दीक्षित जी, जवाब दीजिए मनोज जी की बात का। जी, कांग्रेस को देखिए इस चुनाव को राजेश जी आम चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं, कांग्रेस की भूमिका साफ है। आने वाला चुनाव विधानसभा चुनाव में कांग्रेस स्वतंत्र होकर लड़ेगी। अरे भाई, आपके विधायक किसको वोट देंगे? और ये देखिए, ये डेलीगेट का चुनाव है। हमने बता दिया कि हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हैं। कि वो बैसाखी नहीं बनेंगे, वो अपने हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हैं। जो सांप्रदायिक ताकतों को हराएंगे उनके साथ जाएंगे। हाँ, ठीक है। और ये इसको विधानसभा के आम चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए, विधानसभा चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। चुनाव में कोई भेद नहीं होता, प्रधानी का चुनाव भी लड़ने का बात करिए। इस तरह से पहले से एक अवधि से बना रहे रखा खबर कि हम आज एक आदमी जिससे टिकट खाने के बाद गए भाई, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क क्यों नहीं पड़ता साहब? चुनाव होता है। मनोज मिश्रा जी, क्या नहीं जोड़ना चाहिए इसको?
नहीं नहीं, बिल्कुल जोड़ना चाहिए। कारण ये है आयुष जी कि एक एक सीटें बड़ी अहम होती हैं और जिस पर मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, चाहे अखिलेश यादव जी हैं, अगर उनको अन्य पार्टियों का इसमें समर्थन मिलता है और उनको दोनों कैंडिडेट जीतते हैं तो कहीं न कहीं गिव एंड टेक के रिश्ते में राजनीति आज के डेट में कोई साधुवाद से नहीं करता है। और भारतीय जनता पार्टी भी अगर 11वां कैंडिडेट पार्टी और ये जो टूटने वाले नेता या जो विधायक उनको वोट करेंगे, अगर उनसे जीतेंगे तो भविष्य में वो ये तय हो जाता है कि कौन कौन लोग किसके साथ जाने वाले हैं और पर्दे के पीछे के खेल चलना शुरू हो चुका है। इंतजार है आपके कैंडिडेट का और रणनीति बन गई। आपने देखा होगा आयुष जी, राज्यसभा के चुनाव में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से भारत बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे विधायक उसी दिन सुबह जाकर अखिलेश यादव से मिलते हैं और शाम को वो सारे लोग पर्चा जो प्रस्तावक थे उनका वो जाकर के वापसी ले लेते। तो देखिए, मैंने फिर आपसे कहा है, चुने हुए प्रतिनिधियों को जब किसी प्रतिनिधि की जो चुनाव करना पड़ता है तो खरीद फरोख्त तो होती है, ये तय। इसमें कोई दो राय नहीं है, बल्कि आम जनता ठग जाती जब उसको चुनाव करना होता है, लेकिन प्रतिनिधियों को चुनाव सीट से ज्यादा बिका हुआ होता है और ईमानदारी कहीं नहीं है। ये हार्ड ट्रेडिंग होगी, अब देखिए किसकी तरफ होती। जेपी पांडे जी, 11वां कैंडिडेट तो दूसरा हॉर्स ट्रेडिंग तो भाई होगी, क्योंकि अगर एक एक्स्ट्रा आपका और एक एक्स्ट्रा उनका तो भाई कैसे होगा? संख्या बल तो किसी एक के पास ही जाएगा। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र का कलंक है हार्स ट्रेडिंग कि जब भी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते, उच्च सदन में राज्यसभा का हो या विधान परिषद का होता रहा। लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, मनोज जी भी सहमत होंगे, जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आई है विभिन्न प्रांतों में, तो इसकी गति कम जरूर हुई है। हम अपने संगठन के प्रति समर्पित ऐसे लोग जिसको संविधान मानता था कि जो प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा में नहीं चुन के आ सकते, चाहे वो कलाकार हो, विद्वान हो या समाज सेवी हो या संगठन को जीवन देने वाले हो, उनको बड़ी संख्या में भेजे। हमने करोड़पतियों को केवल सदन में नहीं भेजा। आम आदमी के पार्टी के राज्यसभा के सांसद देख लीजिए, कहाँ है पिछड़ा, कहाँ है दलित, कहाँ है गरीब, सब करोड़पति सदस्य है। तो समाजवादी पार्टी के उच्च सदन में सारे सदस्य अमीर है, पूरा लिखा पढ़ी का आंकड़ा बता रहा हूँ। तो ये लेकिन हम उस तरंग के खिलाफ लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की विजय सुचिता का प्रतिमान भी स्थापित करेंगे। ठीक है मनोज जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। जी मनोज जी, बिल्कुल फाइनल कमेंट। आम आदमी पार्टी जब चुन के आई थी और आपने देखा कि पूरे कैडर को दरकिनार करके उसने राज्यसभा किन लोगों को भेजा। और रही बात पांडे जी, मोदी जी के आने के बाद उदारवादिता की बात कर लें तो मणिपुर से लेकर नागालैंड से लेकर के मेघालय से लेकर के महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर के हमने देखा कि कैसे कैसे कहाँ किसने विधायक छुपाए और क्या क्या हुआ है। तो जाने दीजिए, ये बड़ी चर्चा होगी। आपको बड़ा मैंडेट है प्रदेश में भी देश में भी, आपको बधाई हो। लेकिन देखिए, सरकारें आती जाती रहती, बार बार लोग अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं, तो उदारता उनमें थी, जवाब उनमें था, बातें उनमें थी। बदली परिस्थिति में, चाहे वो बंगाल की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, बंगाल भी आने वाला चुनाव है, अब किस तरीके से आप लोग पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। प्रदेश में क्योंकि 2022 के चुनाव से पहले उपचुनाव, फिर ये विधान परिषद का चुनाव अहम रखता है। इसका परिणाम अगर 2 सीटें जिताने में अखिलेश कामयाब हुए या 11 जिताने में आप कामयाब हुए, तो कहीं न कहीं पर्दे के पीछे का जो खेल होगा वो छोटे दलों के लिए बड़ा उपहार के स्वरूप होगा। चलिए मनोज जी, आप किसी बात के साथ ये चर्चा में यही समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ बड़ी बहस में आज मेरे साथ फिलहाल इतना है।